वेलकम टू ऑल माय डियर चिल्ड्रन। बच्चों, जैसा कि आपने कमेंट में लिखा था कि आपको इकोनॉमिक्स पर वीडियो चाहिए, जैसे कि चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 और क्लास 12th आईएससी बोर्ड इकोनॉमिक्स, मैं लेकर आई हूँ आज का वीडियो जो है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड पर। चलिए करते हैं शुरुआत अपने इस वीडियो की। अब डिमांड क्या होता है? देखिए, नॉर्मली आप और हम सब जानते हैं कि डिमांड क्या होता है। जब आप गुड्स खरीदने जाते हैं तो आप डिमांड प्लेस करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स की। आपको बुक चाहिए, आप उसके लिए डिमांड प्लेस करते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में एग्जैक्टली डिमांड किसे कहते हैं, उसके लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं है क्या वो 3 चीज़ें। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द डिजायर टू बाय द कमोडिटी। सबसे पहले आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए कमोडिटी को खरीदने की। मान लो मैं पढ़ रही हूँ क्लास 12th में और मुझे इकोनॉमिक्स की बुक चाहिए, तो मेरे अंदर डिजायर है इकोनॉमिक्स के बुक्स खरीदने की। अगर मैं कॉमर्स साइड की हूँ और मैंने बायोलॉजी नहीं लिया है, तो मेरे अंदर बायो की बुक खरीदने की कोई डिजायर नहीं होगी और मैं कोई डिमांड नहीं कर सकती। तो सबसे पहली चीज जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है डिजायर टू बाय द कमोडिटी। मेरी डिजायर है कि मेरे पास एक BMW कार होनी चाहिए। ठीक है, तो जब आपके अंदर डिजायर होती है तब डिमांड का पहला स्टेप क्रॉस होता है। तो मेरे अंदर डिजायर होनी चाहिए किसी भी कमोडिटी को बाय करने की। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, परचेजिंग पावर। ये परचेजिंग पावर क्या होती है? पूरी इकोनॉमिक्स इसी परचेजिंग पावर पर बेस्ड है। परचेजिंग पावर क्या होती है? अब परचेजिंग पावर का मतलब है खरीदने की क्षमता। आपकी जो परचेजिंग पावर होती है वो आपकी इनकम से आती है। मेरी सैलरी अगर 30,000 है तो मेरी परचेजिंग पावर 30,000 की है। तो जो गुड्स, जो कमोडिटी उस 30,000 के ब्रैकेट में आएंगे मैं उन्हें ही खरीद सकती हूँ। ठीक है, तो परचेजिंग पावर इज द रियल पावर ऑफ कंज्यूमर्स। हमारी इनकम हमें परचेजिंग पावर देती है, लेकिन इस इनकम को भी आपको देखना होता है। अब चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। आज से कई साल पहले 1 रुपए की बहुत कीमत होती थी। ठीक है, माँ बाप यही हमको कहते हैं कि अरे यार तुम लोग तो 1 रुपए से उड़ा देते हो, हमारे जमाने में 1 रुपए में क्या क्या आ जाता था। तो 1 रुपए की जो परचेजिंग पावर थी, खरीदने की क्षमता थी पहले के टाइम में, वो ज्यादा थी। आज 1 रुपए में सिर्फ एक मेलोडी ही मिल सकती है। तो परचेजिंग पावर क्या हुई? कम हो गई, है ना। तो ये चीज होती है परचेजिंग पावर। एक परचेजिंग पावर कैसे डिफाइन होती है? पहला तो आपकी इनकम से, दूसरा मनी की वैल्यू से। ठीक है, अगर मनी की वैल्यू डिप्रिशिएट कर गई है तो आपकी परचेजिंग पावर आपकी प्रेजेंट इनकम में भी डिप्रिशिएट कर जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर। और तीसरी चीज है विलिंगनेस टू स्पेंड। देखो, डिजायर होना एक अलग बात है, आप किसी कमोडिटी को खरीदना चाहते हो, परचेजिंग पावर है आपके पास, आप उस कमोडिटी को खरीद सकते हो, लेकिन क्या आप उस कमोडिटी पर खर्चा करना चाहोगे? फॉर इंस्टेंस, एक मोबाइल फोन है वो 30,000 का है और मेरी इनकम भी 30,000 की है। मैं मोबाइल फोन खरीदना भी चाहती हूँ, तो पहली 2 कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। डिजायर टू बाय, यानी मैं मोबाइल खरीदना चाहती हूँ, और मेरी परचेजिंग पावर, जो उसकी वैल्यू है, जो उसका प्राइस है, उसके अकॉर्डिंग हमारी परचेजिंग पावर है 30,000 रुपए मेरे पास है, मैं खरीद सकती हूँ। लेकिन अभी थर्ड चीज है, क्या मैं मोबाइल पर पूरे 30,000 रुपए खर्चा करना चाहती हूँ या फिर मेरी कुछ और भी प्रायोरिटीज हैं। तो अगर मेरे अंदर विलिंगनेस है कि हाँ मैं खर्चा कर दूंगी 30,000 रुपए, फिर देखा जाएगा, तभी मैं मार्केट जाकर उसकी डिमांड को प्लेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको देखनी है, वो पहला है डिजायर टू बाय, देन बैक्ड बाय परचेजिंग पावर, और थर्ड है विलिंगनेस टू स्पेंड। डिजायर टू बाय, backed with purchasing power, and third is willingness to spend.
then only a consumer place the demand for a particular commodity. So demand for a commodity is the desire to buy the commodity backed with sufficient purchasing power, ठीक है, and the willingness to spend, खर्चा करना भी हम चाहते हैं. तो अगर हम डिमांड देखेंगे तो इन तीनों अगर हम चीजों को मिला दे तो हम डिमांड को कैसे पहचानेंगे? डिमांड को पहचानेंगे एक तो प्राइस जो कि मेरी परचेजिंग पावर तय करेगी, ठीक है, और दूसरा क्वांटिटी जो मैं बाय करना चाहूंगी, ठीक है. तो जब हम डिमांड की बात करते हैं, सिर्फ डिमांड की, तो इट इज द डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी. अगर डिमांड ऑफ अ कमोडिटी हम देख रहे हैं तो it is a different possible quantity of a commodity consumer is ready to buy at different possible prices. जब भी आप डिमांड को देखते हैं, दो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट को देखते हैं. पहला है प्राइस और दूसरा है उस प्राइस पर कंज्यूमर कितनी कमोडिटी, कितनी क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी बाय करना चाहता है. तो दो इंग्रेडिएंट आपको क्या चाहिए, दो वेरिएबल मुझे कहना चाहिए. एक हो गया प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एक हो गया कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर बाय करता है. एट पर्टिकुलर प्राइस कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी बाय कर रहा है, उसको आप बोलोगे डिमांड, ठीक है. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो है डिमांड शेड्यूल. बेटा शेड्यूल का मतलब होता है जब आप इस डिमांड को टेबल के फॉर्म में शो कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं शेड्यूल. तो टेबल शोइंग प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, डिफरेंट प्राइसेस पर कितनी कमोडिटी कंज्यूमर डिमांड करेगा. व्हेन यू ड्रॉ अ टेबल फॉर इट, इट इज रिफर्ड टू एज डिमांड शेड्यूल, ठीक है. अब जब हम बात करते हैं डिमांड शेड्यूल की या हम बात करते हैं डिमांड की या इवन देन सप्लाई में भी आप ये चीज पढ़ेंगे तो दो कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं. एक है इंडिविजुअल, ठीक है, और एक है मार्केट डिमांड. मार्केट डिमांड को हम कंपोजिट डिमांड भी बोलते हैं. मेरे इकोनॉमिक्स के एग्जाम में कंपोजिट वर्ड आया था, कंपोजिट डिमांड, ठीक है. और मुझे नहीं पता था कि कंपोजिट मतलब मार्केट होता है, तो अभी मुझे जस्ट क्लिक किया ये चीज, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं, ठीक. इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होता है, मैं अकेली कंज्यूमर, मैं मार्केट गई और मैंने क्वांटिटी डिमांड की. मुझसे शॉपकीपर ने कहा कि ये जो मार्कर है ये 30 रुपए का है. मैंने अपना पर्स देखा, मैंने कहा ठीक है एक मार्कर दे दो. तो 30 रुपए पर मैंने एक क्वांटिटी डिमांड की. दैट इज द डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर. अगर ये मार्कर 30 रुपए से घटकर 25 रुपए में हो जाता तो मैं 2 मार्कर ले लेती. दैट इज द डिमांड ऑफ इंडिविजुअल बायर, ठीक है. तो जब आप डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल का देखेंगे, एक प्राइस दिया है ₹1, तो क्वांटिटी है 4. जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है. क्यों? क्योंकि आपका परचेजिंग पावर डिक्रीज कर रहा है. मनी की जो प्राइस और वैल्यू ऑफ जो प्राइस है और जो आपकी इनकम है उसकी वजह से आपका परचेजिंग पावर डिक्रीज कर जाता है. जैसे जैसे आपका प्राइसेस बढ़ते हैं आपकी इनकम वहीं पर है, तो आपकी जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की क्षमता है, वो कम होती जाती है. इसके लिए आपका डिमांड कम होता जा रहा है. और भी बहुत रीजंस है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे. इसके लिए आपका डिमांड कम हो रहा है यहाँ पर. अब बात करते हैं मार्केट डिमांड का क्या मतलब होता है, कंपोजिट डिमांड का मतलब क्या होता है. अब आप जब मार्केट में जाते हो, पहली बात तो मार्केट क्या होता है. मार्केट का मतलब होता है कि अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर दे मीट एंड डीलिंग इज डन, गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड, ठीक है. तो जब हम मार्केट में जाते तो क्या मैं अकेली कंज्यूमर हूँ? नहीं, बहुत सारे कंज्यूमर हैं. यहाँ पर हम उन सारे कंज्यूमर्स के डिमांड को या क्वांटिटी डिमांडेड को ऐड कर लेते हैं और तब बनाते हैं मार्केट डिमांड. मतलब अगर प्राइस 1 है
कंज्यूमर 4 यूनिट बाय कर रहा है, एक कंज्यूमर 5 यूनिट बाय कर रहा है, यहाँ तो मैंने 2 ही दिखाया, ऐसे बहुत सारे और कंज्यूमर्स होंगे, तो अलग अलग क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर प्राइस। तो प्राइस 1 पर कोई और A 4 डिमांड कर रहा है तो B 5 डिमांड कर रहा है, तो C हो सकता है कुछ और डिमांड करे। तो ये है मार्केट का मतलब होता है, मार्केट में जितने कंज्यूमर्स होते हैं उन सब की डिमांड को आप एड अप कर लेते हो एट अ पर्टिकुलर प्राइस। 1 रुपए पर इन्होंने कितना मांगा है, इन्होंने कितना मांगा है, आगे हो लोग होते तो वो कितना मांगते, उनको जब हम ऐड कर लेते हैं तो मार्केट डिमांड बन जाती है। अब आप मार्केट में देखो 4 + 5 = 9, इसी तरीके से और भी बहुत सारे कंज्यूमर्स हो गए, उन सब की कंज्यूमर की डिमांड को हम ऐड कर लेंगे एट अ पर्टिकुलर प्राइस, यानी कि 1 रुपए पर वो सब कितना डिमांड कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर प्राइस पर हम मार्केट डिमांड निकाल लिए। उसी तरीके से अगर प्राइस बढ़ रहा है तो वो लोग अलग अलग कितना डिमांड कर रहे हैं, उसको ऐड कर हमने मार्केट डिमांड बना ली, ठीक है। तो मार्केट का मतलब होता है कंपोजिट डिमांड, वेयर द डिमांड ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स आर एडेड टुगेदर एट अ पर्टिकुलर प्राइस टू कैलकुलेट द डिमांड व्हिच इज पुट फॉर्थ इन द मार्केट, एंटायर मार्केट। तो इसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं टैबुलर रिप्रेजेंटेशन की, तो हम अलग अलग प्राइसेस और अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड देख रहे हैं, हर प्राइस पर कितनी क्वांटिटी डिमांड की जाएगी ये देख रहे हैं। फिर इस कॉन्सेप्ट को हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, एक है इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू जहां पर एक सिंगल कंज्यूमर को लिया जाता है, और एक है मार्केट डिमांड जहां पर सारे कंज्यूमर्स को की डिमांड को ऐड अप कर पूरे मार्केट की डिमांड बनाई जाती है। तो ये होता है डिमांड शेड्यूल। अब बात करते हैं डिमांड कर्व की, ठीक है। आपने ये टेबल बनाया, ये शेड्यूल कहलाता है। जब इसी टेबल को आप ग्राफ में बना रहे हो, ग्राफ में प्रेजेंट करते हो, तो वो एक कर्व का फॉर्म ले लेता है, उसी को हम बोलते हैं डिमांड कर्व, ठीक है। कुछ नहीं किया, शेड्यूल को ग्राफ पर प्लॉट कर दिया तो मुझे कर्व मिल गया, ठीक है। डॉट 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 को जोड़ा तो एक कर्व मिल गया, जिसको मैंने बोला डिमांड कर्व। ना डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व, इसी शेड्यूल को जब हमने ग्राफ पर प्लॉट किया तो मुझे जो कर्व मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व। अब अगर आप ध्यान दो, और यहाँ से शेड्यूल से भी आपको पता चल रहा है कि ये जो कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मतलब प्राइसेस हाई हैं तो डिमांड कम है, जैसे जैसे प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जो डिमांड कर्व होता है इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनवर्ड स्लोपिंग। Now what does downward sloping indicate? It indicates that as the price increases, quantity demanded decreases. As the price increases, demand decreases. जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है हम डिमांड को कम करते जा रहे हैं क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। This curve is negative slope. This curve shows negative relation between price and quantity demanded. There is a negative relation. जब भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना तो नेगेटिव रिलेशन होता है। अभी यहाँ पर दो किस चीज का, कौन सा वेरिएबल आपने लिया है, प्राइस और क्वांटिटी, तो रिलेशन किसका बताएगा, प्राइस और क्वांटिटी का। तो there is a negative relation between price and quantity demanded, price of a commodity and the quantity demanded. That is why curve is downward sloping. इसको हम inverse relation भी बोलते हैं, inverse relation, negative relation को inverse relation भी बोलते हैं। P is inversely related to quantity demanded, ऐसे बनाते हैं। P is
इनवर्सली रिलेटेड टू क्वांटिटी डिमांडेड। अब जब आप स्लोप निकालोगे, ये जो स्लोप है, ये स्लोप, इस स्लोप को जब आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करोगे तो आप लिखोगे नेगेटिव, नेगेटिव मींस इनवर्स, डेल्टा क्यू, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। दिस विल टेल यू द स्लोप, दिस विल टेल यू द स्लोप। Delta P upon delta Q will tell you the slope of the demand curve। तो यहाँ पर डेल्टा P क्या है? डेल्टा का मतलब होता है चेंज। यहाँ 1 रुपए है, फिर यहाँ पर 2 रुपए हो गया, तो मैं अगर डेल्टा की बात करूं तो 2 - 1 इज डेल्टा, डेल्टा P इज 1, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा कितना होगा? 4 - 3 दैट इज डेल्टा, डेल्टा होगा आपका 1, 1/1 इज द स्लोप, ठीक है, दैट टू नेगेटिव, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। नाउ व्हाट डज दिस स्लोप से? इट इज अ रेशियो बिटवीन चेंज इन प्राइस corresponding to unit change in quantity demanded of a commodity। अब हम इसमें देखेंगे डिमांड को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कर्व। अब चूंकि ये इंडिविजुअल और मार्केट है, तो जब आप डिटर्मिनेंट निकालते हो, फैक्टर्स निकालते हो, तो भी वो डिवाइड हो जाते हैं इंडिविजुअल और मार्केट में, यानी कि एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए डिटर्मिनेंट्स थोड़े अलग होते हैं और मार्केट में सम टोटल के लिए डिटर्मिनेंट्स अलग होते हैं। चलिए देखते हैं व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। चलिए आइए पढ़ते हैं उन सारे फैक्टर्स को। ना डिमांड फंक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड फंक्शन? ये आता है एग्जाम में ऐसे ही, व्हाट इज द डिमांड फंक्शन के नाम से। सो डिमांड फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मतलब फैक्टर्स, यानी कि डिमांड और जो उसके रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं जो उस डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उसके बीच का रिलेशनशिप जो बताता है वो है डिमांड फंक्शन। अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिमांड को। अब देखो, जैसे कि हमने इंडिविजुअल और मार्केट पढ़ा था, तो उसी तरीके से कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक। तो जो इंडिविजुअल कंज्यूमर को अफेक्ट करते हैं, तो बट ऑफ कोर्स वो फैक्टर मार्केट फंक्शन, मार्केट डिमांड को भी अफेक्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट डिमांड में इंडिविजुअल्स की ही तो डिमांड है, ठीक है। तो जो फैक्टर्स इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स मार्केट को तो करेंगे ही, इसके अलावा 2 और फैक्टर्स हैं जो मार्केट डिमांड को, पर्टिकुलरली सिर्फ मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर जो एक इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट करता है, यानी कि एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करता है, पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बट ऑफ कोर्स जो अभी तक हमने पढ़ा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्योंकि आपका प्राइस ही डिसाइड करेगा कि आपके पास उस चीज की परचेजिंग पावर है कि नहीं है। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर इनकम है और प्राइसेस बढ़ गए, तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, आपके गुड्स को खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी, ठीक। तो प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट है प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अब ये रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? रिलेटेड गुड्स 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? तो जब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की, तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? एक की जगह दूसरा यूज करना, यानी कि टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर आप टी पी रहे हैं तो आप कॉफी नहीं पिएंगे, अगर आप कॉफी पी रहे हैं तो आप टी नहीं पिएंगे, उस वक्त की बात बता रही हूँ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। आप एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। फॉर इंस्टेंस,
अगर टी महंगी हो जाए तो आप क्या करेंगे, आप इजिली कॉफी पर स्विच कर लेंगे, ठीक। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो अगर प्राइजेस, इसमें क्या होता है, जब हम यहाँ पर रिलेशन देख रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं टी के प्राइस की, प्राइस ऑफ द टी, लेकिन अगर हम डिमांड देख रहे हैं तो डिमांड देख रहे हैं हम कॉफी की। हम डिमांड टी की तो देख रहे हैं, हम डिमांड देख रहे हैं कॉफी की इस वक्त, ठीक है। कॉफी हो जाएगा सस्ता और कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, टी की डिमांड तो कम हो जाएगी लेकिन कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्लोज सब्स्टिट्यूट की बात नहीं कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, जिन लोगों को टी पीना है वो उनका टेस्ट अगर टी का डेवलप्ड है तो वो कॉफी नहीं ही लेंगे, वो टी को ही प्रेफर करेंगे चाहे टी कितनी महंगी हो जाए। तो यहाँ पर रैशनल कंज्यूमर की बात होती है। आप इकोनॉमिक्स में कुछ भी पढ़ेंगे, आप एक्सट्रीम सिचुएशंस में नहीं पढ़ते, हम हमेशा रैशनैलिटी की बात करते हैं। एक रैशनल समझदार कंज्यूमर क्या करेगा, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की तो टी को कॉफी रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अगर टी की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो टी की डिमांड तो कम हो जाएगी लेकिन कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक। इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। फिर बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दो चीजें एक साथ यूज होती हैं, जैसे कि कार एंड पेट्रोल। अभी आप देख रहे हो कि पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ऊपर जा रहे हैं, 7 रुपए, हमारे एरिया में तो 7 रुपए तक बढ़ चुके हैं, ठीक है। जो प्राइसेस हैं, अनुमान लगाया जा रहा है कि प्राइसेस और ऊपर जाएंगे। तो जब पेट्रोल महंगा हो रहा है तो सबसे ज्यादा ऐड किसका आ रहा है, ऐड आ रहा है ईवी का, ठीक है, ईवी कार्स का। पेट्रोल के कार्स को लोग कह रहे हैं डिस्करेज कर रहे हैं, उनका यूसेज डिस्करेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे गुड्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो कार की डिमांड कम हो रही है। यहां देखो तो यहां पॉजिटिव रिलेशन है, प्राइसेस ऑफ टी इज राइजिंग तो डिमांड फॉर कॉफी इज आल्सो राइजिंग, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड है। लेकिन क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ये गुड्स हमेशा साथ में यूज होते हैं। अगर पेट्रोल महंगा होगा तो पेट्रोल वाली कार को यूज करना भी महंगा हो जाएगा, तो वो डिमांड कम कर देंगे। ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यानी जब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तो रिलेशन नेगेटिव ही रहता है प्राइस और डिमांड का, क्योंकि हम यहाँ पर प्राइस देख रहे हैं पेट्रोल की पर डिमांड देख रहे हैं कार की, ठीक। तो यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन रहता है। लेकिन हम वही चीज जब सब्स्टिट्यूट गुड्स में देखते हैं और प्राइस हम देख रहे हैं टी की पर डिमांड देख रहे हैं कॉफी की, तो जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव निकल कर आ जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जब हम बात करते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर की तो एक नॉर्मल सी बात है कि अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं डिमांड को इंक्रीज करूंगी। लेकिन यहाँ पर भी दो तरीके के गुड्स आते हैं, एक आता है नॉर्मल गुड्स, एक आता है इंफीरियर गुड्स। इनकम में देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड प्राइस, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी। इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, डिमांडेड बढ़ेगी। ये नॉर्मल गुड्स में होता है। नॉर्मल गुड्स, व्हीट, नॉर्मल गुड्स, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी आप अपनी कंजम्पशन बढ़ा देंगे, नॉर्मल गुड्स में हो रहा है। लेकिन जो इंफीरियर गुड्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। इंफीरियर गुड्स में रिलेशन इनवर्स हो जाता है। इंफीरियर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, आप मोटा अनाज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मोटा अनाज होता है जैसे कि मेज, ज्वार, तो इनको इंफीरियर गुड्स बोला जाता है। इंफीरियर क्यों बोला जाता है बेटा, क्योंकि जब इनकम बढ़ता है तो जो कंज्यूमर होता है वो मेज और ज्वार को छोड़कर सुपीरियर गुड पर चला जाता है, व्हीट पर चला जाता है, ठीक। जैसे ये मान लो मेज है, आपकी इनकम बढ़ी
पहले आपकी इनकम बढ़ी 10 रुपए से, पहले आप मेज खाते थे 2 किलो, अब आपने कहा कि मेरी इनकम बढ़ गई है तो मैं मेज नहीं खाऊंगा, अब मैं क्या खाऊंगा, व्हीट खाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे आ गए हैं, तो अब मैं ज्यादा सुपीरियर गुड यूज करूंगा। तो यहाँ क्या हुआ, इनकम बढ़ी लेकिन डिमांड कम हो गई। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ी, तो कंज्यूमर ने कहा कि अब मैं सुपीरियर गुड यूज करूंगा, ये इंफीरियर है, मैं ऐसे नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पर रिलेशन इनवर्स हो गया। ठीक है, तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर नॉर्मल गुड्स के लिए ये डायरेक्ट रहता है और इंफीरियर गुड्स के लिए ये इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो जैसे जैसे मार्केट में फैशन, ट्रेंड, टेस्ट, प्रेफरेंस चेंज होता है, कंज्यूमर की डिमांड भी चेंज हो जाती है, यानी कि डिमांड इज हेविली अफेक्टेड बाय द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। फिर आ जाते हैं एक्सपेक्टेशन पर। इफ अ कंज्यूमर इज एक्सपेक्टिंग हाई प्राइजेस इन द नियर फ्यूचर, high prices in the near future, consumer will demand more at the existing price. For example, जब अभी पेट्रोल की क्राइसिस आई और आपको पता चला कि यहाँ पेट्रोल तो महंगा भी होगा और हो सकता हो मिले भी ना, तो यहाँ पर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही थी, लोग ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे थे, बढ़ती हुई प्राइसेस पर भी डिमांड ज्यादा थी। इनवर्स रिलेशन होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो डिमांड भी बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को एक्सपेक्टेशन था कि कुछ एडवर्सिटीज हो जाएंगी और मुझे नियर फ्यूचर में ये गुड या तो नहीं मिलेगा या तो और भी महंगा मिलेगा, तो वो एग्जिस्टिंग बढ़ी हुई प्राइसेस पर भी खरीद लेता है। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, तो ये तो थी इंडिविजुअल डिमांड की बात। अब हम जब मार्केट में आते हैं, मार्केट में क्या होता है, सब इंडिविजुअल्स को ऐड कर कर मार्केट बनता है। तो इंडिविजुअल वाली डिमांड्स तो हैं ही, मार्केट को अफेक्ट करने के लिए इंडिविजुअल वाले फैक्टर्स तो हैं ही। इसके अलावा दो और फैक्टर होते हैं, एक है आपका पॉपुलेशन साइज। इंडिया में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है, तो जब तेजी से बढ़ रहा है तो आपको पता है मार्केट भी तेजी से बढ़ रहा है, हर चीज का मार्केट एक्सपैंड कर चुका है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ द पीपल आस्किंग फॉर द कमोडिटी हैज इंक्रीज्ड, तो मार्केट डिमांड इंक्रीज कर जाता है। पॉपुलेशन साइज बढ़ा तो मार्केट डिमांड ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बेटा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, यहाँ पर इनकम की बात हो रही है नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप किसको कितना दे रहे हैं। अगर इनकम को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बराबर बराबर बांट रहे हैं, तो ऑफ कोर्स डिमांड इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम अनइक्वल हो गया, ठीक है, रिच आर गेटिंग मोर रिचर, पुअर इज गेटिंग मोर पुअर, तो जो हमारा तो जो कॉम्पोजिशन है वो पुअर से ज्यादा बन गया, तो जब पुअर से ज्यादा बन गया तो हमारी डिमांड ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएगी, क्योंकि कॉम्पोजिशन जो होगा पॉपुलेशन का उसमें पुअर लोग ज्यादा है, तो डिमांड ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएगी। इसलिए जब आप गवर्नमेंट स्कीम्स देखते हैं तो मोस्टली वो क्या करते हैं, पुअर लोगों को और ज्यादा स्कॉलरशिप देना या लोन्स देना, ताकि वो अपनी गरीबी रेखा से ऊपर आ सके और जो सोसाइटी है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, ताकि जब डिमांड हो तो सब करें, और जब डिमांड ज्यादा होगा तभी प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा तो इनकम ज्यादा होगी और फिर से डिमांड ज्यादा होगा। ये है ग्रोथ की साइकिल। इसलिए डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द मार्केट। जितना भी डिप्रेशन होता है वो तभी आता है, या मार्केट स्लो हो जाती है वो तब होती है जब ये डिमांड स्लो हो जाता है। तभी आप देखोगे जितना गवर्नमेंट काम करती है, स्कीम्स काम करती हैं, वो इस डिमांड को इंक्रीज करने के लिए काम कर रही है। तो ये थे हमारे डिमांड के फैक्टर्स। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, और उसी के साथ पढ़ेंगे चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में फर्क।
ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।